हेलो नमस्ते सलाम। मैं मुस्कान आज आपको सुनाने जा रहे हैं मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा रचित कहानी फैसला। आदरणीय माँ साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन ही लिया हो, चुनाव परिणाम घोषित हो गया। आज भी मैं चकित रह गई जैसे अपनी जीत के दिन। कभी सोचा ना था कि प्रधान पद के लिए चुनी जा सकूंगी। कैसे मिले इतने वोट? कारण समझ आया जब मैंने औरतों को प्रसन्न देखा। बहनों को धन्यवाद देने मैं पथनवारे जा पहुंची। वैसे मेरा वहां जाना ठीक नहीं माना जाता। रणवीर तो कह ही चुके थे कि तुम अब सिर पर तसला धरे नहीं सोती, आखिर प्रमुख की पत्नी हो। जब मैं प्रधान बन गई तो हर जगह उनका और हमारे गांव का सम्मान बढ़ गया। मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने के आदेश तले दबने लगी, पर मैं उनके बीच पहुंच ही जाती। ईश्वरिया के बारे में तो आपको मैंने बताया था। हम दोनों गांव में एक ही दिन ब्याह कर आए थे। शर्माना उसका स्वभाव नहीं। एक दिन बकरियां हाँकते वह पथनवारे में आ गई। ओ बसुमती, ओ पिरमुखनी। अब सब हंसने लगे। झमक कर बोली, प्रधान हो गई, चलो सुख हो गया। सब जनी सुनो, बरोबरी का जमाना है। अब मर्द मारे तो आ जाना बसुमती के ढेंग, करवा देना जेहल। ओ बसुमतिया, रणवीर की तरह अन्याय तो न करेगी? मेरे मर्द ने पीटा था तो रणवीर को कागज मैंने खुद पकड़ाया था। रन्ना ने कागज दबा लिया, मर्द फिर चढ़ आया छाती पर। ईश्वरिया ने बाहें उघाड़ दी। जगह जगह खरोंचों के निशान थे। सबके मुंह मुरझा गए। सुन लो, रणवीर एक दिन चाकी पीसेगा और हमारी बसुमती राज करेगी, ईश्वरिया कहती चली गई। सुबह सवेरे चूल्हा जलाकर मैंने तवा रखा ही था कि आवाज़ आई, बसुमती, ओ बसुमतिया। ईश्वरिया थी। तेरी 100 बसुमती पंच तेरी प्रतीक्षा में चौराहे पर बैठे हैं। वह खुशी से खिल रही थी। सभा में जाने लगी तो औरतों घरों से झांकने लगी, वह देखने की मैं घूंघट डाले हूँ या नहीं। माथे तक साड़ी का किनारा, न घूंघट था न खुला। चबूतरे के नज़दीक पहुँचते ही रणवीर लपक कर पहुँच गए। कठोर आवाज़ में बोले, कहाँ? उत्तर ईश्वरिया ने दिया, प्रमुख जी, हम पंचायत में जा रहे हैं, रास्ता दो। वे मुझसे बोले, घर चलो तुम। ईश्वरिया मुँह बाएं देखती रही। मैं झुलस गई, सारी उमंग मर गई। विवश ईश्वरिया भी मेरे पीछे पीछे लौट आई। ईश्वरिया बड़बड़ाती रही, लो हद हो गई। बसुमतिया प्रधान और राज करे रणवीर। प्रधान ने इन्हें अब क्या अपनी प्रमुखी संभाले? घुटन भर गई मेरे सीने में। माँ साहब मेरी आत्मा में खींचें चुभती रह गईं। रणवीर ने लौटकर खूब समझाया, पंचायती चबूतरे पर बैठती तुम शोभा देती, लाज लिहाज मत उतारो। उस दिन के बाद पंचायती चबूतरे से बुलावे आते रहे। देहरी उलांघते ही कोई बरजने लगता। पता नहीं मुझसे ही हिम्मत नहीं थी। उत्तर मन में उबलता, भड़ास होठों तक आती, फिर दूध के झाग सा बैठ जाया विरोध। माँ साहब, मैंने कई दिनों तक सोचा था दस्तखत नहीं करूँगी, करने दो मनमानी। रणवीर रजिस्टर लिए चारपाई पर बैठे थे, कई बार पुकार चुके थे। आखिर उनके झल्ला जाने पर मैं उनके पास जा खड़ी हुई। रणवीर, वह मुँह खोलते देखते रह गए। मजूर आए थे मेरे पास। उनकी गारा पत्थर ढुलाई की मजदूरी अभी तक गांव की औरतें ताना देती कि भली तुम प्रधान अपने द्वार पर ही पक्का खर्चा करा लिया, अपनी गली ही पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर था बहन, जो कीचड़ में ही छोड़ दिया। कौन कहेगा कि प्रमुख का गांव है, गड्ढों में पानी, मच्छर, कूड़ा करकट, कुछ भी तो नहीं हुआ। जवाहर रोजगार योजना के पैसों से, मैं कहती चली गई।
गांव की औरतें कह रही थीं, या तुम ये औरतें कब से बोलने लगी? हमसे तो कभी किसी ने कुछ नहीं पूछा और तुमसे इतने सवाल। रणवीर की भाषा बड़ी तीखी थी। कांपते हाथों से मैंने चुपचाप लिख दिया, बसुमती देवी, दस्तखत। 10 रुपये को जिस दिन लाई थी उस दिन गांव के लिए चमचमाते स्कूल, पक्की गलियों, रोजगार और जाने क्या क्या सपने साधे थे। मेरी ही इच्छा अक्षर के दस्तखत ने सपनों के घरौंदों को कड़कड़ आहत कर डाला। कुछ दिन बाद एक वृद्धा ने किवाड़ आकर खटखटाया। ओ बेटा बसुमती। मैं पौर में आ गई। बूढ़ी अम्मा पाँव में गिर पड़ी। बेटी, लाचारी तो समझ, हमारी जमाई को छुट्टी नहीं मिलेगी। हमारी बेटी हरदेई का फैसला करवा बहू। मैं खड़ी खड़ी सुनती रही। बेटी, लड़की का दर्द नहीं देखा जाता। बाप तो राक्षस है, चैन से जीने नहीं बदा हमारे भाग में। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की धार बह उठी। उस समय न जाने कैसे निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के साथ चल पड़े। देवर देवरी रोकता ही रह गया। फैसला करवा कर आई तो मन में अपार संतोष था। पंचायत का चबूतरा मंदिर सा लगा। उस रात रणवीर की बातों का जहर मुझे सिर से पांव तक नहला गया। कचहरी करने का शौक था तो वकालत पढ़ ली होती। ये नौटंकी कब बंद करोगी बताओ? डर से मेरी घिघी बंधने लगी। फिर भी न जाने कैसे शब्द होठों से झड़ पड़े। हरदेई गिड़गिड़ा रही थी, काश तुमने उसका फैसला कर दिया होता। तुम तो सब जानते हो, क्यों नहीं छुड़ाते उसे बाप के चंगुल से। वो क्रोध से कांपने लगे। कैसा फैसला? जैसा तुम करके आई हो। सुन ले, मजबूरी में खड़ी करना पड़ती है। मैं दो पदवी नहीं रख सकता। सोचा था पत्नी से भरोसेमंद कौन होगा। भरोसेमंद शब्द कहते हुए उनके चेहरे पर जहरीली हंसी उभर आई जो मेरे कलेजे में धार बनकर उतर गई। लगा सब कुछ छोड़ कहीं चली जाऊं। काश मैं ईश्वरिया होती, मान मर्यादा की दीवारों से मुक्त, थोथी परंपराओं से परे। सुबह उठी तो करुण स्वर सुनकर घबरा उठी। व्यर्था है तेरी विधा, खाक है तेरी पढ़ाई, छटपटाती सूर्या की आवाज़ थी। हरदेई ने कुएं में कूद कर जान दे दी थी। मैं निडाल होकर आंगन में बैठ गई। रात ही रात किसने पंचों का फैसला बदल डाला? किसने रोका उसे अपने पति के संग जाने से? ईश्वरिया मुझे झकझोर कर कहती रही, अच्छा होता हम अपना ओट काठ की लठिया को दे आते। निर्जीव लकड़ी को उठती तो बैरी पर वार तो करती, पर रणवीर की दुल्हन तुम तो बड़े घर की बहू ही रही, प्रमुख की पत्नी। लग रहा था जैसे हरदेई की अर्थी मेरे ही घर से उठी हो। समय बीत गया। प्रमुख का चुनाव फिर आ गया। रणवीर खड़े हुए। हवा कुछ ऐसी चली कि 3 उम्मीदवार चुनाव के पहले ही घुटने टेक गए। एक बचा, वह भी लुहार का लड़का, नादान था शायद। रणवीर सुबह ही चले गए। शाम को वोट डालकर मैं भी लौट आई। रणवीर रात को थके हुए लौटे। समझने को कुछ शेष नहीं था। मैं पराजय पर उन्हें सांत्वना देने लगी। पति को दिलासा देने का हर संभव प्रयास किया था मैंने, तन से मन से। तभी बाहर से देवरिया का स्वर कानों में पड़ा, अगर एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं। एक वोट। विश्वास नहीं कर सकी। मेरे भीतर सब कुछ डामाडोल होने लगा। लेकिन क्या कहती? उस दिन मैंने अपने भीतर की ईश्वरिया को मार नहीं पाई। क्षमा करें। आपकी बसुमती। सुनने के लिए धन्यवाद।